दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर अब कयास और तेज हो गए हैं। कल अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद वो कमान किसे देंगे ये साफ होगा। जिसके लिए आम आदमी पार्टी की अहम बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद ये पहली बैठक थी, लेकिन इन सबके बीच कुछ नामों की चर्चा भी तेज है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की रेस में है, जिसमें दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी भी शामिल हैं। इस रेस में दूसरे नंबर पर सौरभ भारद्वाज हैं, जो आंदोलन के वक्त से जुड़े हैं। वहीं इस लिस्ट में कैलाश गहलोत और गोपाल राय का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि केजरीवाल दिल्ली में लालू मॉडल अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी ताकत लगा दी। आज लोगों के मन में बहुत नाराजगी है। मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं लगातार कि जिस प्रकार से राबड़ी जी को बिहार की गद्दी पर बैठाने का काम लालू जी ने किया, वैसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का काम सुनीता केजरीवाल को करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। वैसे मंगलवार को केजरीवाल अपना इस्तीफा देंगे, जिसके लिए उन्होंने एलजी से वक्त भी मांगा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा की धरती से बड़ा बयान दिया। उन्होंने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। त्रिपुरा में सीएम योगी ने सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया और संबोधन के दौरान हिंदू सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो ताकतवर होगा वही सुरक्षित रहेगा। जो भी सामर्थ्यवान होगा अपनी ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराएगा, वो हमेशा सुरक्षित रहेगा और सामर्थ्यवान बना रहेगा। वहीं दंगाइयों को लेकर यूपी के बुलडोजर फॉर्मूले का भी उन्होंने जिक्र किया। आज यूपी में भी डबल इंजन की सरकार आई, सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया। अयोध्या में जमीन विवाद में मारपीट को लेकर अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, यूपी में सरकार है या सेवानिवृत्त हो गई है। दरअसल पूरा विवाद अयोध्या के तिहुरा माझा गांव में जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ। सामने आए वीडियो में बिल्डर के बाउंसर और गांव वालों के बीच मारपिटाई साफ देखी जा सकती है। गांव वालों का आरोप है कि बिल्डर उस जमीन पर भी कब्जा कर रहा है जिसे उसने खरीदा नहीं है। हमारी जमीन जो है जिस तरीके से जबरदस्ती कर रहे हैं, कुछ नहीं कर दो हमारा कोई कारण है। बस ये कहते हैं कि वो कब्जा कर रहा है, उसको करने दो, उसकी जमीन है, तुम्हारी कहाँ है। आरोप है कि अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप ने 50 से ज्यादा किसानों की करीब 70 बीघा जमीन खरीदी थी। हाल ही में इस जमीन पर कब्जा करने के लिए बाउंसरों की निगरानी में पिलर लगाए जा रहे थे, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों ने ऐतराज जताया। लोढ़ा एंड ग्रुप के द्वारा जो है यहाँ पर बड़ी मात्रा में जमीनों को खरीदा गया है, लेकिन ग्रामीण है उनका आरोप है कि जो जमीनें उन्हें नहीं बेची गई उनको भी जबरन कब्जा किया जा रहा है। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे। इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। मारपीट के बाद लोढ़ा ग्रुप की शिकायत पर पुलिस ने 5 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक व्यक्ति को सर में गंभीर चोट आई है, जिसे यहाँ से ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की और घायल ग्रामीणों को भी लॉकअप में बंद कर दिया। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जमीन के भाव आसमान में हैं। दूसरी तरफ मिल्कीपुर में जल्द चुनाव भी होने हैं। इसी वजह से अयोध्या की हर घटना पर भरपूर सियासत हो रही है। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव है, इसलिए भी सियासत गर्म है। सपा नेता पवन पांडे ने सीधे बीजेपी सरकार और मंत्री संजय निषाद को ललकारा, तो संजय निषाद ने सपा सरकार में गोलियां चलने का किस्सा याद दिला दिया। सरकार के संरक्षण में अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप किसानों को मार रहा, पीट रहा। अभी 5 किसानों को मारा, सर फोड़ दिया, और सोचिए ये भाजपा को वोट देते हैं। शर्म करो, जो निषाद समाज के लोग हैं भाजपा में कहाँ हो? संजय निषाद कहाँ सो रहे हो नीति गोली खा के? अपने समय का तो देखें, इनके समय तो लाठीचार्ज, इनके समय तो गोली मारे जाते थे। हमारे यहाँ उचित दाम मिलने के बाद ही लोग, किसान जब सहमति से वो जमीन दे देते हैं, तब उस पर होता आवश्यक पड़ने पर। ऐसी स्थितियों में कुछ जगहों पर चुटपुट है, जिसकी वजह से राजनीति होती है। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार अपराधियों को पकड़ने में अभी तक यूपी पुलिस नाकाम साबित हुई है। आरोपी गुड्डू मुस्लिम और लेडी डॉन शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए योगी की पुलिस अब नए सिरे से एक्शन प्लान तैयार करेगी।
इसके लिए जल्द ही नई टीम का गठन किया जाएगा। जांच एजेंसियों को शक है कि शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम समेत सभी फरार आरोपी लगातार ठिकाना और मोबाइल नंबर बदल रहे हैं। इसी वजह से पुलिस के लिए उन तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। आशंका है कि उमेश की हत्या से पहले ऐसे नए ठिकाने और संपर्क तैयार किए गए थे जिनसे कभी अतीक अहमद का कोई संपर्क नहीं हुआ। इसीलिए यूपी पुलिस ने अब नए तरीके से प्लान तैयार किया है। इस एक्शन प्लान के तहत शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम और तमाम आरोपी जिनके ऊपर उमेश पाल हत्याकांड मामले में इनाम घोषित है, उनको पकड़ने के लिए नई तरीके से कोशिश की जाएगी। अपराधियों को पकड़ने के लिए अभी तक ऑक्टोपस और एसटीएफ की टीम लगी थी, लेकिन अब टीम में कुछ एक्सपर्ट को शामिल किया जाएगा जो दूसरे राज्यों के मुखबिर तंत्र को बहुत अच्छे से जानते हों। कुछ सर्विलांस सेल के बेस्ट पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। नए सिरे से संभावित ठिकानों और मददगारों की सूची बनेगी। ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि अतीक के बेटों से शाइस्ता कैसे संपर्क करती है। सभी आरोपी अलग अलग फरार हैं या साथ में हैं, इस पर भी रिसर्च होगा। पुराने रिकॉर्ड्स भी खंगाले जाएंगे ताकि कोई मददगार या कोई क्लू मिल सके। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर उठे सवालों को अब विराम लग गया। इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट से सच सामने आया, जिसके बाद अब ये साफ हो गया कि उसकी मौत जहर से नहीं बल्कि दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। दरअसल 28 मार्च को बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई थी। उसके बेटे उमर अंसारी ने प्रशासन पर जहर खिलाकर मारने का आरोप लगाया था, जिसकी मजिस्ट्रियल जांच कराई गई और ये साफ हुआ कि उसकी मौत स्वाभाविक थी। ऐसे में लगातार उसको जहर देने की बात परिजनों ने की थी, जिसके बाद जमकर सियासत भी हुई थी। हालांकि विस्रा रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन परिजनों के आरोपों के बाद शासन के आदेश पर मौत की वजह जानने के लिए मजिस्ट्रियल जांच कराई गई थी। 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच कश्मीर की राजनीति में नया मोड़ आ गया। करीब 5 साल बाद जेल से रिहा होकर पहुंचे इंजीनियर रशीद और जमाते इस्लामी ने हाथ मिला लिया, जिसका घाटी के चुनाव नतीजों पर असर पड़ सकता है। इंजीनियर रशीद ने बताया कि गठबंधन का असल मकसद क्या है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि कश्मीर और कश्मीरियों की बात करें, कश्मीर मसले के हल के लिए कोशिश की जाए। दरअसल इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग केस में तिहाड़ जेल में पिछले 5 साल से बंद थे, लेकिन कोर्ट से उन्हें 2 अक्टूबर तक प्रचार के लिए जमानत मिली है। रशीद ने जेल में रहकर लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराया था, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला 2 जगह से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस गठबंधन पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। तार इनकी कहीं और जुड़ी हुई है, इशारा इनको कहीं और से आता है, जहाँ से इशारा आता है उस इशारे पे ये नाचते हैं। मैं कहती हूँ हम लोगों को भी इकट्ठे चलना चाहिए थे, ताकि जो आजाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली ने मैदान में डाले यहाँ का वोट डिवाइड करने के लिए, वो वोट डिवीजन नहीं होता। केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है और सूत्रों से खबर है कि इसे लेकर सरकार इसी सत्र में विधेयक ला सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर यह जानकारी सामने आई। अगर ऐसा होता है तो 2029 में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकते हैं। इसके लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा भी किया था और स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी ने भी 1 नेशन 1 इलेक्शन का जिक्र किया था। लेकिन खबर सामने आने के बाद सियासत गर्म है और विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। जो 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकते, वो एक नेशन और एक चुनाव कराएंगे आगे भविष्य में, ऐसी उम्मीद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक नफा नुकसान को देख के चुनाव की बात करती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, और ये सब मुहावरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। दरअसल 1 नेशन 1 इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें 2029 तक सभी विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश की गई है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर कर्नाटक के मंगलुरु में तनाव का माहौल हो गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और हिंसक प्रदर्शन करने लगे। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हो गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तक तोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों के आगे पुलिस बेबस नजर आई। लोगों ने बैरिकेड हटा दिए, जिसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एक दुकान में तोड़फोड़ भी की,
दरअसल 12 वफात को लेकर के पुलिस से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन बीएचपी कार्यकर्ताओं ने इन्हें हटा दिया और जमकर हंगामा और नारेबाजी की। दरअसल ये पूरा बवाल 12 वफात रैली को लेकर एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के चलते हुआ। फिलहाल इस पर बंटवाल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार 12 वफात की रैलियों को लेकर के सोशल मीडिया ग्रुप में एक मैसेज जारी हुआ था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। मंगलुरु की घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा। वो जा रहे थे और कर्नाटक की सरकार ने तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा की है मुस्लिम वोट के लिए, और ये कर्नाटक की जनता एक न एक दिन कर्नाटक की सरकार से एक एक पाई का हिसाब लेगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हिंदू लड़की से एक मुस्लिम लड़के ने धर्म छिपाकर शादी कर ली और उसका यौन शोषण किया। पीड़ित लड़की का आरोप है कि दानिश ने देव बनकर उससे दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। इसके बाद उसने हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी भी कर ली। शादी के बाद जब लड़की गर्भवती हो गई तो दानिश ने उसका गर्भपात करवा दिया। मंगलसूत्र पहना के और ऐसे करके फिर वहीं पे मतलब संबंध बनाए। उसके बाद बीच में काफ़ी टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो हिंदू, मैंने कोर्ट मैरिज के लिए बोला उससे, तो फिर उसने बताया कि मैं हिंदू नहीं मुस्लिम हूँ और मेरा असली नाम दानिश है। पीड़ित लड़की एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। इस दौरान देव नाम के लड़के से मुलाकात हुई। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बहाने दानिश ने लड़की का नंबर लिया। इसके बाद फोन पर उसे जाल में फंसाया। देव बने दानिश ने खुद को हिंदू साबित करने के लिए कई बार मंदिरों के चक्कर लगाए। पीड़िता ने जब दानिश की शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो उसने बताया कि वो मुस्लिम है, जिसके बाद पीड़ित लड़की ने पुलिस में शिकायत की। आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। पुलिस लव जिहाद के एंगल से भी जांच कर रही है। यूपी से लेकर हरिद्वार तक पुलिस एक्शन मोड में है। हरिद्वार में पुलिस ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया, तो वहीं यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने अपराधियों का ऐसा इलाज किया कि अब वो व्हील चेयर पर बैठकर माफी मांग रहे हैं। गलती हो गया सर, गलती हो गया सर, किसी भी लड़के माँ बहन को नहीं चढ़ेंगे, नहीं चढ़ेंगे सर, गलती हो गया सर। यूपी में योगी की पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का ऐसा असर हुआ कि एक अपराधी कंधे का सहारा लेकर के चल रहा है तो दूसरा व्हील चेयर पर रोते हुए माफी मांग रहा है। ये दोनों अपराधी स्कूल जाती बच्चियों को छेड़ते थे, भद्दे कमेंट किया करते थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि अब वो कान पकड़कर तौबा कर रहे हैं। सॉरी सर, अब कभी भी नहीं करेंगे, गलती हो गया सर। हमारी सम्मान है सर, किसी को नहीं छेड़ेंगे। कुशीनगर पुलिस का ये साफ संदेश है कि जो भी अपराध करेगा वो बचेगा नहीं। पुलिस की इस मुहिम को ऑपरेशन व्हील चेयर का नाम दिया जा रहा है, जबकि यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा ने अपराधियों में खौफ भर दिया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर किया है। ये बदमाश 15 दिन पहले हुई बड़ी डकैती में शामिल था। ये हरिद्वार पुलिस की बड़ी कामयाबी है। अगर भगवान ना करे आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हो सकता है कि कई दिनों तक आपकी नींद उड़ जाएगी, लेकिन इंदौर में एक रिटायर्ड पुलिस वाले के बेटे ने 2 लड़कियों को टक्कर मारने के बाद बर्थडे पार्टी मनाई। इस लड़के ने एक्सीडेंट भी उसी बर्थडे पार्टी में जाने के दौरान किया था। रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहे साहबजादे ने स्कूटर पर चल रही 2 लड़कियों को टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इससे वो दोनों लड़कियां हवा में उछल गईं और उनकी गाड़ी भी 15 फीट ऊपर तक हवा में उछली। लड़कियों को बुरी तरह घायल करने के बाद आरोपी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया और जश्न भी बनाया। जाहिर है इतनी भयंकर टक्कर के बाद उसकी गाड़ी भी डैमेज हुई, लेकिन फिर भी उसने पार्टी नहीं छोड़ी। लग्जरी कार से टक्कर लगने के बाद इलाज के दौरान उन लड़कियों ने भी दम तोड़ दिया। आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बात सिर्फ कानून के रिकॉर्ड तक जाने की नहीं है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि लग्जरी कार चला रहा पढ़ा लिखा व्यक्ति आखिर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो किसी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद बर्थडे पार्टी भी मना लेता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार की राजधानी पटना के मार्केट में बिक रहे लहसुन को आम आदमी खाने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि ये लहसुन कोई आम लहसुन नहीं है, बल्कि ये ड्राई फ्रूट से ज्यादा महंगा है, जिसकी कीमत 2400 रुपए प्रति किलोग्राम है। हालांकि इस लहसुन का इस्तेमाल सब्जियों में नहीं बल्कि दवाओं के रूप में किया जाता है। ये लहसुन दर्द की दवा है और पटना के मार्केट में भी
इसकी डिमांड है और इन दिनों खूब चर्चा हो रही है, इसलिए कि महंगाई को लेकर जब चर्चा होती है तो प्याज लहसुन सहित राशन के जो अन्य सामान होते हैं उसको लेकर भी चर्चा होती है। ऐसे में इस लहसुन की चर्चा काफ़ी है और इसकी खासियत भी है। इसे कश्मीरी लहसुन भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में होता है। ये लहसुन जो है ये आयुर्वेद के रूप में यूज़ किया जाता है और इसका पर्पस भी वही है। ये कश्मीर में बहुत पाया जाता है और कश्मीर में इसे कश्मीरी लहसुन और दर्द की दवा बोल के बेचा जाता है। बताया गया कि इस लहसुन की खेती कश्मीर घाटी के कुछ इलाकों में होती है। इसका इस्तेमाल नसों के दर्द, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, बीपी और गठिया जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। रेलवे स्टेशन तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा रेलवे स्टेशन देखा है जो मात्र 15 दिनों के लिए ही खुलता है? बिहार का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां साल में सिर्फ 15 दिन ट्रेन का ठहराव होता है। औरंगाबाद जिले के अनुग्रह नारायण रोड घाट स्टेशन पर पितृपक्ष में सिर्फ 15 दिन ट्रेन का ठहराव होता है। बाकी दिन ये स्टेशन ऐसे ही वीरान रहता है। पितृपक्ष के पहले दिन पुनपुन नदी में स्नान और तर्पण का विधान होता है। यहाँ देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्री औरंगाबाद के अनुग्रह नारायण रोड घाट या पुनपुन घाट के पास तर्पण करते हैं। इसीलिए रेलवे ने इस बार भी 17 सितंबर से 9 जोड़ी ट्रेनों के ठहराव का आदेश जारी किया है। लेकिन पूरे साल इस स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है। ये रेलवे स्टेशन कई साल से यूं ही वीरान पड़ा है। यहाँ टिकट काउंटर भी नहीं है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान स्टेशन की महत्ता बढ़ जाती है। पितृपक्ष के दौरान हजारों लोग यहाँ पहुँचते हैं और इसीलिए पितृपक्ष के 15 दिन यहाँ ट्रेनों का ठहराव होता है। और कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री ममता और डॉक्टर्स की आज फिर मीटिंग होने वाली है। सीएम ममता के बुलावे पर आज फिर से जूनियर डॉक्टर्स का एक डेलीगेशन सीएम आवास पहुंचा है और अब से थोड़ी देर बाद फिर से मीटिंग शुरू हो सकती है। इससे पहले भी मीटिंग के लिए डॉक्टर्स सीएम आवास पहुंचे थे, लेकिन मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर डॉक्टर्स अड़े रहे और ममता बनर्जी ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसकी वजह से ये मीटिंग नहीं हो पाई थी। सीएम ममता के बुलावे पर डॉक्टर्स पहुंचे हैं। कोलकाता से इस वक्त की ये बड़ी खबर, सीएम आवास पहुंचे जूनियर डॉक्टर्स। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की जुबान काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। गायकवाड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस का असली रूप दिखाया है। आरक्षण पर जो बोला कि वो खत्म करेंगे, जो बाबा साहेब का अपमान कर रहा है, उनके संविधान को बदलने की बात करता है, उसकी जुबान जो भी काट कर लाएगा उसको मेरी तरफ से 11 लाख रुपए इनाम मिलेंगे। झूठा नेरेटिव फैलाकर लोगों का वोट लिया और आप खुद बोलते हैं कि हमें बाबा साहब का संविधान खत्म करके हमें रिजर्वेशन खत्म करना है। ये राहुल गांधी ने जो रिजर्वेशन खत्म करने की बात की है, हमारे मागास वर्गीय की, हमारे ओबीसी की, हमारे पिछड़े जाति की, ऐसे राहुल गांधी की जो जबान काट के लाएगा मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। शिवसेना विधायक ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान खतरे में है। ऐसा फेक नैरेटिव फैलाकर लोगों का वोट लिया और आज आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो सत्ता की नशा में जो ये धुत है और जो अनाप शनाप बक रहे हैं, ये इनकी विकृति है, ये इनकी संस्कृति है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा, जो कि अभी नहीं है। अब इसी बयान को लेकर शिंदे गुट के शिवसेना विधायक ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। बारात की तैयारियों के बीच एक मंदिर की प्रतिमा को खंडित किया गया, जिसके बाद इलाके में तनाव है। आरोप है कि बरेली के इज्जत नगर इलाके में देर रात शनि मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि बारावफात जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने ऐसी हरकत की। हरा झंडा लिए हुए 10-12 गाड़ियां आई, उन्होंने चारों तरफ गाड़ियां खड़ी की, मंदिर को क्षतिग्रस्त किया। ये गुड लाइफ के चौकीदार ने देखा। मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़का। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए और अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि माहौल न बिगड़े, इससे पहले प्रशासन एक्टिव हो गया। प्रशासन ने जो ये पूरा मामला है, ये बहुत ज्यादा तूल ना पकड़े और लोगों की जो है भावनाएं आहत ना हो, इसीलिए आनन फानन में इस मटिया को जो है ठीक किया गया है। वहीं बारावफात जुलूस को लेकर भी हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए। हालांकि बाद में आपसी सहमति बन गई। दोनों पक्ष अपनी सहमति से अपने आप ही अपनी जगह से हट गए। इधर यूपी के फर्रुखाबाद में भी माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई। फर्रुखाबाद में गणेश विसर्जन से
लौट रहे लोगों पर पथराव हुआ, जिसका आरोप विशेष समुदाय के लोगों पर है। इस दौरान भीड़ ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। भीड़ ने गणपति भक्तों पर लाठी डंडों से भी हमला किया, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। पथराव को लेकर पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। बारात वफात पर यूपी के सिद्धार्थनगर में भी बवाल हुआ। यहां धार्मिक जुलूस के दौरान विवादित नारे लगने के आरोप लगे हैं। भड़काऊ नारेबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। बताया जा रहा है कि भड़काऊ नारे उस वक्त लगे जब सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकल रहा था। महिलाओं के साथ निकले इस जुलूस में सर तन से जुदा के नारे लगने का आरोप है। धार्मिक जुलूस में लगे विवादित नारों के दावों पर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। वीडियो देखने के बाद सिद्धार्थनगर पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसमें आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं। उक्त वीडियो की जांच प्रचलित है। जांच उपरांत जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान भड़काऊ नारेबाजी के दावों ने यूपी पुलिस को एक बार फिर चुनौती दी है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में ईद के मौके पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि काला कपड़ा पहने इस युवक के हाथ में फिलिस्तीनी झंडा है और ये युवक बेखौफ होकर के फिलिस्तीनी झंडे को लहरा रहा है। हैरानी की बात यह है कि आसपास पुलिस वाले भी मौजूद हैं, लेकिन इस युवक को रोकने की कोशिश नहीं की गई। जानकारी के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला था। इस दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए और नारेबाजी करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडे लहराने का वीडियो अब वायरल हो रहा है, लेकिन इस मामले पर किसी भी अधिकारी ने अब तक कुछ नहीं कहा है। आंध्र प्रदेश में एक एक्ट्रेस के चलते 3 आईपीएस अधिकारियों पर गाज गिरी है। सरकार ने राज्य के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। निलंबित अधिकारियों में एक डीजी रैंक के अधिकारी भी शामिल है। आईपीएस अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने मुंबई की एक एक्ट्रेस और मॉडल कादम्बरी जेठवानी के खिलाफ दर्ज मामले में उचित जांच किए बिना और जल्दबाजी में गिरफ्तार कर लिया। इन अधिकारियों पर एक्ट्रेस को परेशान करने का भी आरोप है। सरकारी आदेश के मुताबिक महानिदेशक रैंक के पूर्व खुफिया प्रमुख पी सीताराम अंजनेयुलु विजयवाड़ा के पूर्व पुलिस आयुक्त कांथी राणा टाटा हैं और विजयवाड़ा के तत्कालीन पुलिस उपायुक्त विशाल गुन्नी को एक्ट्रेस के कथित उत्पीड़न मामले में निलंबित किया गया है। मुंबई की एक्ट्रेस कादम्बरी जेठवानी ने एनटीआर पुलिस आयुक्त एसवी राजशेखर बाबू के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता और फिल्म निर्माता विद्यासागर ने उनके खिलाफ जालसाजी और जबरन वसूली का मामला दर्ज कराया। एक्ट्रेस ने आरोप लगाया था कि पुलिस अधिकारियों ने विद्यासागर के साथ मिलकर उन्हें और उनके माता पिता को परेशान किया, उन्हें गिरफ्तार किया और बिना पूर्व सूचना के मुंबई से विजयवाड़ा ले गए। अधिकारियों पर एक्ट्रेस को धमकी देने के भी आरोप थे, जिसके बाद इन्हें निलंबित किया गया। उत्तर प्रदेश में एक लड़का सड़क के किनारे बाहुबली के गेटअप में नजर आया। जैसे बाहुबली फिल्म में प्रभास ने अपने कंधे पर शिवलिंग उठाया था, ठीक वैसा ही सीन यूपी में सड़क किनारे रिक्रिएट किया गया। हालांकि यूपी का ये बाहुबली थोड़ा शारीरिक रूप से कमजोर जरूर है। इसके पास प्रभास जैसे मसल्स और 6 पैक्स एब्स तो नहीं, लेकिन जैसे प्रभास ने मूवी में शिवलिंग उठाया था वैसे ही सीन इस लड़के ने भी किया। सिल्की बाल और पाउडर में पोते हुए गाल के साथ इसकी चाल ढाल लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। इस तरह के गेटअप में सड़क किनारे चल रहे इस लड़के को देखकर लोगों ने इसे बाहुबली 3 का हीरो घोषित कर दिया था। बाहुबली 3 का ड्रेस है, बाहुबली 3 का। क्योंकि ये दिखने में रोचक लग रहा था, इसीलिए इस लड़के के पास आकर लोग इसका वीडियो बना रहे थे। क्या नाम है आपका? पंकज, कहाँ के रहने वाले हो? मैनपुरी। मैनपुरी बाहुबली 3 का ड्रेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाहुबली 3 का। देखिए आप। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का है। ये लड़का गणेश विसर्जन के लिए मैनपुरी से फर्रुखाबाद आया था। गणेश विसर्जन के दौरान ये लड़का बाहुबली के गेटअप में शिवलिंग लेकर चल रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बस में बैठे बैठे खिड़कियों से इसके ऊपर पैसे चढ़ा रहे थे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक दारोगा का खुद अपनी वर्दी फाड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे दारोगा अपने सीनियर और ऑफिस में बैठे लोगों के सामने अपनी वर्दी फाड़ रहा है।
दारोगा पहले अपनी वर्दी फाड़ता है, फिर टोपी जमीन पर फेंकता हुआ चिल्लाने लगता है। ये मंजर देख सीनियर अफसर दारोगा को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक पुलिस अधिकारी के दफ्तर में काफी हंगामा हो चुका होता है। मामला सिंगरौली जिले के बैढ़न कोतवाली का है। दारोगा का आरोप है कि बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता उसकी शिकायत लेकर अफसर के पास आए थे। ऑफिस में दारोगा भी मौजूद था। आरोप है कि इस दौरान बीजेपी नेताओं ने दारोगा को वर्दी उतरवाने की धमकी दी। बीजेपी नेताओं के वर्दी उतरवाने की धमकी सुन दारोगा गुस्से में आ गया और उसने खुद अपनी वर्दी फाड़कर फेंक दी। दारोगा का ये रूप देख शिकायत लेकर आए और धमका रहे लोग सहम गए। वहाँ मौजूद दारोगा का सीनियर अफसर भी सख्ते में आ गया। अब दारोगा की वर्दी फाड़ने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। अगर आप सोने की चेन पहनते हैं तो ये खबर आपके लिए है। गाजियाबाद में एक व्यक्ति के गले से सोने की चेन लूट ली गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा करने के लिए चोर अकेले ही आया था। अक्सर देखा जाता है कि चेन स्नैचिंग करने के लिए 2 लोग आते हैं। एक गाड़ी चला रहा होता है और दूसरा पीछे बैठा होता है, और वो लोग अक्सर महिलाओं को ही निशाना बनाते हैं। लेकिन लगता है कि गाजियाबाद में चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब उन्हें चेन स्नैचिंग करने के लिए 2 लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। वीडियो को शुरुआत से देखें तो पता चलेगा कि एक शख्स अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर रहा था। तभी इस चोर ने उसे देख लिया और अब वो धीरे धीरे उसी रोड पर आगे बढ़ने लगा। इसके बाद चोर ने आगे जाकर बाइक घुमाई। उसने रेकी करते हुए उस शख्स पर नजर रखी और फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रेंज में आते ही चोर ने उस शख्स की चेन खींच ली और वहां से फरार हो गया। वो व्यक्ति बाइक के पीछे तो दौड़ा, लेकिन अपनी चेन वापस नहीं ला पाया। बिहार में एक परिवार में बच्चा पैदा होने की खुशी अगले ही दिन गायब हो गई, क्योंकि अस्पताल के अंदर से ही महिला चोरों ने बच्चे को अगवा कर लिया। बेगूसराय सदर अस्पताल के एनएसयू वार्ड में हाथ में कपड़ा लेकर एक महिला आई। तेजी से आगे बढ़ रही महिला ने वहां मौजूद गार्ड को देखकर उससे नवजात को ले जाने के लिए पूछा और फिर फटाक से किसी और के बच्चे को उठाकर वहां से जाने लगी। अगले ही पल उसे समझ आया कि बच्चे का सिर ढकना जरूरी है, वरना परिवार वाले पहचान लेंगे। इसीलिए उसने वार्ड में रुककर ही बच्चे के सिर को कपड़े से ढका और फिर वहां से निकल गई। नवजात बच्चों के वार्ड से निकलने के बाद नारंगी रंग की साड़ी पहने इस महिला चोर को उसकी 2 साथियों के साथ देखा गया। ये तीनों इस नवजात बच्चे को लेकर अस्पताल से दूर जाती हुई दिख रही हैं। लड़का पैदा होने की खुशी मना रहे परिवार को जब बच्चा चोरी की खबर मिली तो जाहिर है उन्होंने अस्पताल में हंगामा किया, साथ ही प्रबंधन पर कुछ सवाल भी खड़े किए। हम घुसे 2 मिनट में इनको बाहर निकाल, मेरी माँ घुसा उसको बाहर निकाल, मेरी सासू माँ घुसा उसको निकाल। लेकिन ये महिला बड़े आराम से आई। उसने महिला गार्ड से बच्चे को ले जाने के लिए पूछा और बच्चा लेकर चली भी गई। इसके लिए ना कोई पूछताछ हुई, ना कोई वेरिफिकेशन। उस महिला गार्ड की लापरवाही या मिलीभगत, इसकी जांच की जा रही है। पारिवारिक क्लेश कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। बिहार के पूर्णिया में ऐसा ही एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। एक युवक ने 2 देसी कट्टे लेकर न सिर्फ अपनी पत्नी को बंधक बना लिया, बल्कि कई राउंड फायरिंग भी की है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक युवक हाथ में देसी कट्टा लेकर घर के कमरे में बैठा है। सामने पुलिस वाले भी बैठे हैं और इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवक मानने को तैयार ही नहीं है। पुलिस भी लोडेड कट्टा के सामने बेबस नजर आ रही है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस वाले और स्थानीय लोगों की काउंसलिंग से जब युवक थोड़ा नरम हुआ तो पुलिस ने दबोच लिया और दोनों कट्टे छीन लिए। इस युवक का नाम मनोहर है। मनोहर ने अंतर जातीय विवाह किया था, जिसका परिवार वाले विरोध कर रहे थे। उसकी पत्नी भी साथ नहीं दे रही थी। वो अपनी पत्नी से बात करने ही आया था, लेकिन जब उसने बात नहीं मानी तो मनोहर ने बंदूक उठा ली और अपनी पत्नी को बंधक बना लिया। हालांकि युवक को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उसे समझाया। प्रयास करेंगे सब कुछ संभव है। प्रयास तब होगा जब आदमी जो है न्यूट्रल होता है। जब आदमी जो अंदर में जब न्यूट्रल होगा तो प्रयास करते हैं, कभी प्रयास सफल नहीं होगा। अगर आदमी भैया अगर है अच्छे आदमी है, इसका प्रयास करेंगे, समझेगा कि नहीं लड़का अच्छा मेहनत कर रहा है। जब इसको ठान लिए हैं कि नहीं करना है इसको, हम कितना प्रयास करेंगे, हमको नहीं हम पूछूंगा। पुलिस के मुताबिक मनोहर मानसिक रूप से परेशान है और इसको काउंसलिंग की जरूरत है। बहरहाल युवक को पुलिस कस्टडी में लिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के एक आदिवासी इलाके में एक शख्स कुछ महिलाओं पर पानी जैसा कुछ छिड़कता है। इसके बाद वो महिलाएं तड़पने लगती हैं। एक एक कर कई महिलाएं वहां अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देती हैं। जमीन पर लौट रही महिला अजीब सी हरकतें कर रही है
और वहां मौजूद नीले सूट बूट वाला ये शख्स उन पर पानी जैसा कुछ छिड़क रहा है। महिलाएं बेसुध होकर लौट रही हैं और ये शख्स माइक पर कुछ कह रहा है। चीखती हुई ये महिला अजीबोगरीब हरकतें किए जा रही है और ये शख्स लगातार उन्हें देखता हुआ माइक पर कुछ बोलता जा रहा है। ये सब कुछ महिलाओं के एक घेरे के अंदर ही हो रहा है। पहले तो यहाँ सिर्फ 2 महिलाएं ही थी, मगर 1 मिनट के अंदर ही तीसरी महिला भी जमीन पर गिरकर वैसे ही हरकतें करना शुरू कर देती है। महिलाओं के साथ चौथी भी अचानक नीचे गिरने लगी। इसके बाद एक शख्स उसे पकड़कर उन महिलाओं के पास छोड़ देता है। अब महिलाओं के गीत के बीच ये चारों एक दूसरे से लिपटकर तड़प रही हैं। बताया जा रहा है कि नीले सूट वाला ये शख्स ईसाई समाज से जुड़ा है। हर रविवार को इसी तरह ऐसे भीड़ के सामने ये सब होता है। हालांकि ये क्या है, कोई अंधविश्वास है या मानसिक बीमारी, ये सवाल सबके मन में है। गांव में सड़क और नाली की समस्या को लेकर एक महिला ने पूरे सिस्टम से शिकायत की, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उस महिला ने अपनी बात रखने के लिए कीचड़ का सहारा लिया। कीचड़ से भरी सड़क में इस महिला ने दंडवत परिक्रमा शुरू कर दी। कीचड़ और गंदे पानी में लेटते हुए ये महिला अपना विरोध दर्ज करा रही है। जाहिर है कीचड़ से सने होने के बाद इसकी साड़ी गंदी हो गई, लेकिन इसके पास और कोई चारा भी नहीं है। महिला के मुताबिक उसने सरपंच से लेकर पूरे सिस्टम को गाँव की बदहाल सड़क की जानकारी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बारी शिकायत करते हैं, सरपंच सेक्रेटरी सबकी कोई सुनवाई नहीं करे मोहल्ले की। महिला की माने तो शिकायतों से तंग आकर उसने कीचड़ वाली ये दंडवत परिक्रमा की। इन लोगों को शर्म नहीं आई। मैं ऐसे कीचड़ में पेड़ भर रही थी तो इनका नेक लाज तो आनी चाहिए था भाई। ऐसी परिक्रमा करते हुए ये महिला गांव के मंदिर तक पहुंची और फिर सरपंच से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक सद्बुद्धि के लिए इसने प्रार्थना की। जानकी बाई के इस प्रदर्शन के बाद तुरंत रोड बनवाने का आदेश दिया गया। ये बात सही है कि अभी तक इसमें सीसी रोड का निर्माण नहीं किया गया है। अब इसमें मैं त्वरित कार्रवाई कराने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ। बताया जा रहा है कि गांव के लिए कीचड़ में दंडवत होने वाली महिला की वजह से अब सड़क बनने वाली है। और यूपी के लखीमपुर खीरी से बाढ़ की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौत के बाद भी सैलाबी मुसीबत पीछा नहीं छोड़ रही। क्योंकि एक शख्स की मौत के बाद अंतिम संस्कार तक की जगह नहीं मिली। वजह चारों तरफ फैला पानी, जिसमें गांव घर ही नहीं शमशान घाट भी डूब चुके हैं। लिहाजा लोगों ने शव को नाव पर रखकर सूखे इलाके में ले गए, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार वालों ने शव को चारपाई पर रखकर उसे नाव पर रखा, तो दूसरी नाव पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां और दूसरे सामान रखे गए। फिर 3 किलोमीटर ले जाकर मृतक का अंतिम संस्कार किया। जिंदगी के बाद ही नहीं, सैलाब जिंदगी के साथ भी खेल रहा है। नाव ही लोगों की लाइफलाइन बन गई है, जिन्हें आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोग किस तरह नाव से सफर कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक एक नाव पर कितने लोग सवार हैं, जो किसी भी हादसे का कारण भी बन सकता है। लेकिन बाढ़ में फंसे इन लोगों के पास नाव के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं है। दरअसल पहाड़ों पर बारिश के बाद लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदियां उफान पर है, जिसके चलते तराई के दर्जनों गांव पानी में डूब गए हैं। झारखंड के लातेहार में भी भारी बारिश के बाद डरावने हालात बन गए हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद सुगा फॉल ने विकराल रूप ले लिया है। सुगा फॉल और नदियों का पानी चट्टानों से टकराकर डरावना शोर पैदा कर रहा है। प्रलयकारी पानी देख लोग दहशत में हैं। दरअसल लातेहार में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया। सुगा फॉल के आसपास चट्टानी इलाकों में ये नदी सीधे 200 फीट नीचे गिरती है। पानी नीचे चट्टानों से टकराकर डरावना शोर कर रहा है। सुगा फॉल से उठने वाला शोर काफी दूर तक सुनाई दे रहा है। इस विकराल नजारे को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। डर ये भी है कि लोग लापरवाही से कहीं सैलाब की चपेट में न आ जाए। बिहार के भागलपुर में बाढ़ और कटाव से भारी तबाही मची है। आलम यह है कि पूरे के पूरे मकान नदी में समा रहे हैं। गंगा की जलधार ग्रामीणों पर कहर बरपा रही है।
अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बेहद डराने वाली है। पहली तस्वीर में देखिए गंगा के किनारे बना एक स्ट्रक्चर कैसे कटान की चपेट में आ जाता है। पहले गंगा की धार आसपास की जमीन को काटती है, फिर धीरे धीरे पूरा स्ट्रक्चर नदी में समा जाता है। कटान की अब दूसरी तस्वीर देखिए। गंगा गांव तक पहुंच चुकी है। गांव के किनारे कटान साफ देखी जा सकती है। इसी बीच जलधार ने एक मकान को अपनी चपेट में ले लिया। पहले आसपास की मिट्टी गायब हुई, फिर पूरा मकान, फिर पूरा कमरा पानी में समा गया। दरअसल भागलपुर के सैकड़ों गांव हर साल कटान से प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ता जाता है, पानी गांव में घुसता जाता है। इस बार भी गंगा ने कई गांव में कटान शुरू कर दी है। बिहार से ही एक और तस्वीर सामने आई है। कैमूर जिले में पिकनिक मनाने गए 8 युवक पानी की तेज धार में फंस गए। ये युवक चैनपुर के पहाड़ी इलाका करकटगढ़ में झरने के किनारे पिकनिक मना रहे थे। इसी बीच पानी का फ्लो अचानक बढ़ गया। सैलाब बढ़ता देख कुछ लड़के यूपी की तरफ भाग निकले तो कुछ बीच जलधार के ऊंचे टापू पर पेड़ पर चढ़ गए। लेकिन टापू के चारों तरफ इतना पानी बढ़ गया कि पेड़ पर चढ़े लड़के वहीं फंस गए। इस बीच बचकर भागे लड़कों ने जिला प्रशासन को साथियों के फंसे होने की खबर दी, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया गया। लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि गोताखोर अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। रेस्क्यू में मुश्किल को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया, लेकिन एनडीआरएफ भी पानी की धार को पार नहीं कर पाई, जिसके बाद में यूपी के अधिकारियों से संपर्क कर बांध से पानी कम कराया गया। तब जाकर सभी युवकों का रेस्क्यू हो सका। बिहार के बक्सर में भी बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ गंगा में उफान के बाद सड़कें डूब गई हैं। लोग पानी में बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चारों तरफ सैलाब ही सैलाब है और इस विकराल बाढ़ के बीच लोग पानी में बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। 2 घंटा तक वेट किए, नाव नहीं मिली, फिर आप ऐसे पानी में आ रहे हैं। चारों तरफ कमर तक पानी भरा है। राहगीर इसी पानी में पैदल चलकर जाने पर मजबूर हैं। महिलाएं और पुरुष सभी इसी सैलाब से होकर गुजर रहे हैं और सर पर सामान रखा है। बक्सर में जिंदगी की नाव पानी में चल रही है। लोग नाव पर सवार होकर मजबूरी में सफर कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार के कई जिले गंगा के रौद्र रूप का कहर झेल रहे हैं। जी न्यूज़।